Good morning, student. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल की थर्ड लेक्चर है आपका ये। थर्ड लेक्चर के पहले सेकंड लेक्चर में आपको सेमी कंडक्टर के बारे में बताया जा रहा था। आज उसी की मैकेनिज्म बताई जाएगी। सेमी कंडक्टर जो आप किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, आज आपको इस लेक्चर में यही बताया जाएगा। पिछला चीज़ थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ कि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं और इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल की अगर हम बात करें तो पिछले बार में हमने बताया था कि ऐसे मटेरियल जो होते हैं जो इंसुलेटर का काम भी कर लेते हैं और मेटल्स कंडक्टर का भी काम कर लेते हैं, वो सेमी कंडक्टर कहते हैं। इनकी जो क्या कहते हैं इस मटेरियल प्रॉपर्टी होती है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो इस तरह के मटेरियल जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, जो इंसुलेटर का भी काम कर ले और कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी कराते हैं, वो आपके सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसके साथ ही इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी की आपको बताई गई थी, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, आपका चार्ज कैरियर जो होते हैं, चार्ज कैरियर को बैलेंस कर देते हैं। यही चार्ज कैरियर की मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको आज बताऊँगी कि सेमी कंडक्टर्स कैसे मेटल से डिफरेंट हैं, उनकी कंडक्टिविटी कैसे मेटल से डिफरेंट है। यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद जो आपकी थर्ड चीज़ आपको मैंने इसमें बताई थी कि ये जो होते हैं इनमें जो करंट फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है। यूनिडायरेक्शन की वजह भी आपको बताया गई थी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो एक डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। और इसके साथ ये भी बताया गया था आपको पिछले वाले लेक्चर में कि जब सेमी कंडक्टर मटेरियल नहीं आए थे तो हम मेटल्स की कंडक्टिविटी को किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम मेटल यूज़ कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया हुआ था। वैक्यूम ट्यूब में कैसे वर्क होता है ये भी चीज़ आपको समझाई गई थी पिछले वाले में। वैक्यूम ट्यूब पर दिखा देते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब वाला फंक्शन आपको मैंने बताया था कि पिछले वाले वीडियो में कि मेटल्स जब हमारे पास के सेमी कंडक्टर के खोल नहीं पाते तो हमने इसको कैसे यूज़ करके हम इसकी मेटल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते थे, जिसमें वोल्टेज का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता था और इसके साथ ही हीटर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता था। और सबसे बड़ी चीज़ जो वैक्यूम ट्यूब आपके यहाँ पर बनी होती है उसका बहुत बड़ा रोल था, जहाँ से हम पूरी तरीके से एयर को क्या कर लेते थे, निकाल देते थे और वहाँ पे हम प्रेशर बहुत लो कर देते थे। और जब मीडियम ना होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था और यहाँ हाई हीटिंग देने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था आपका। तो ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था पिछली बार कि इनमें आने के पहले हम वैक्यूम ट्यूब से मेटल्स की कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेमी कंडक्टर जब आया तो उसकी सबसे बड़ी खासियत जो आपके सामने आई थी वो यही आई थी कि ये अपने आप ये ऐसे इनकी मैकेनिज्म इतनी ऐसी थी कि ये इनको कंट्रोल करने की किसी आउटर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद को ही अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं। तो चार्ज कैरियर के पे बेस्ड जो चीज़ आपको बताना है वो आज मैं आपको बताऊँगी। आगे के साथ में इसी बात पे आगे कि सेमी कंडक्टर्स की जो मटेरियल हमारे साथ, ये इसके एग्जांपल्स भी आपको बताए गए थे कि कौन से सेमीकंडक्टर कहाँ, और सेमीकंडक्टर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, जिसमें कंपाउंड में आप इम्प्योरिटीज़ मिला सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ मिला के बनाए जाते हैं जो मैनुअल द्वारा तैयार कर लिया जाता है, जिसे हम आप बना सकते हैं। और कुछ होता है जो नेचुरल तरीके से हमें मिलता है, सिलिका वगैरह, सिलिकॉन हो गया, जेरेनियम हो गया, नेचुरल तरीके से मिलता है। तो इनके बारे में बताया गया था। और साथ ही आपको बताया गया था कि ये सारी जो मटेरियल्स हैं, ये सारे जो वो कहाँ-कहाँ किस-किस इंस्ट्रूमेंट में काम आते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था अगर हम सिलिकॉन की बात करें, ऐसा है कि यहाँ पे सिंबल थोड़ा गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो इनका यूज़ हमारा क्या होता है, डायोड में भी हो जाता है, ट्रांजिस्टर में भी इम्प्योरिटी के साथ यूज़ करते हैं, उसमें नहीं करते, बट डायोड में प्योरली कर लिया जाता है। और इसके साथ ही इस समय अगर हम एक डिवाइस की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस भी आपको बताए गए थे कि इसमें यूज़ किसका क्या है और कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल कहाँ यूज़ किया जाएगा, उससे क्या चीज़ बनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब मैं आज बताऊँगी कि इनका मैकेनिज़्म क्या है, क्यों सेमीकंडक्टर को हम इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे चुके हैं कि आज हमारे लिए सेमीकंडक्टर पे ही आधी दुनिया काम कर रही है, इन्हीं मटेरियल्स पे काम कर रही है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे वर्क करते हैं। आपके सामने एक स्लाइड आ रही है।
ये फिगर आपको दिख रही होगी। तो ये मैकेनिज्म है आपका। इसमें मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी आप इतना समझिए कि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं उसका एक मेटल हमने ले लिया, मटेरियल ले लिया जिसको हमने सेमी कंडक्टर जो सिलिका है उसको हमने लिया। तो सिलिका की बॉन्डिंग कैसे हो रही है मैकेनिज्म का, और वो फंक्शन कैसे कर रहा है, अभी यही बस बात को बस समझाई जा रही है। जैसे एसआई सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं सिलिका की। तो सिलिकॉन की भी हम बात करें तो सिलिकॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो इसके बाद की एक स्लाइड देखिए, फिर ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो आपको मैं बताती हूँ। पहले इसकी बात कर लेंगे। ये स्लाइड देखिए, सिलिकॉन एटम का जो आपका एटॉमिक वेट होता है वो 14 होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिलिकॉन एटम का जो एटॉमिक वेट है आपका वो 14 है। अच्छा अब इसमें देखिए, आप जो सिलिकॉन एटम का जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने इसका बनाया है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान देने की बात है। यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट सेल की हम बात करें एकदम लास्ट वाली, मतलब इसकी हम अगर बात करें तो 1 2 3 और 4। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट सेल में जब आपके 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ही कई एटम्स, सिलिका की ऐसे ही कई एटम्स लिए गए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है सिलिका के कई एटम थे, एक थे, दो थे, ऐसे बहुत से एटम्स लिए गए। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, जब सिलिका के एटम जब लिए गए ऐसे, तो पहले इन एटम्स को तो ये जो हमारे एटम थे इनका जो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पहले दो था। यहाँ पे जो बॉन्डिंग दिखा रहा है, अभी इस बॉन्डिंग को हटाते हुए हम समझते हैं तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो थे ये आपस में पहले दो थे, मतलब कि हम आउटर लेयर की बस बात कर रहे हैं, पूरा नहीं बना रहे, आउटर लेयर को ही ले रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक हो गया यहाँ पे, यह 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा ही एक सिलिका का और एटम ले लिया गया बगल में और इसको यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको पता है आउटर मोस्ट सेल में हमारे को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही हमारे पास। तो अब हमको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे, तो ये भी सिलिका हो गया, सिलिकॉन हो गया और ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, दोनों ही एटम। अब दोनों ही एटम में देखा कि अगर हम आपस में बॉन्ड बना लें तो इसने इसके से इसने यू साझा कर लिया और इसी ने एक और यू साझेदारी कर ली। ये दोनों आपस साझेदारी करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। कोवेलेंट बॉन्ड जब आपस में साझेदारी करके बना लिए तो क्या देखा गया, जब इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड जब आपस में साझेदारी करके बना लिए तो सबसे चीज़ ये देखी गई कि ये एटम्स क्या हुए, अपने आप को अपने सारे एटम के साथ साझेदारी कर ले रहे हैं, साझेदारी करके अपने आप को, अपनी एनर्जी को एक दूसरे को देके अपने आप को बैलेंस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखा गया जब ये एटम जो हमने खोज के निकाला ये इसको इस मटेरियल को, तो इसमें ये देखा गया कि सारे जो मटेरियल्स आपस में तो बॉन्डिंग कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी तो डेवलप हो रही है मगर वो एनर्जी यूज़फुल नहीं हो रही है। तो अब उसका यूज़ कैसे किया जाए, हमने यहाँ पे एक चीज़ ये देखी कि जब हमारा चलिए सॉरी स्लाइड आ गई। हाँ तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जब यहाँ पे सारे एटम अपनी ही एनर्जी को अपने ही एटम के साथ बॉन्डिंग करके एनर्जी तो डेवलप कर रहे हैं पर इतनी नहीं कर पा रहे कुछ काम पे यूजफुल हो जाए। मगर एक चीज़ यहाँ पे ये कंसीडर कर गई कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी हमें नहीं दे रहा है, मतलब इन एटम्स को कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ये अपनी ही एनर्जी को आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल एनर्जी ना देने वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो गया, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जीरो कैल्विन हो गया। जीरो कैल्विन पे हमने ये मेज़र किया कि यहाँ इसके एटम्स जो हैं ये कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा है, एनर्जी आपस में बॉन्ड हो रही है, इनकी अपनी ही एनर्जी आपस में वर्क कर रही है, मगर वो एनर्जी कुछ भी यूज़फुल नहीं हो रही, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर फ्लो कराने में इनको मदद नहीं कर पा रही है। तो इस जगह पे देखा गया कि ये एटम इंसुलेटर की तरह वर्क करने लगे। मतलब इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने नहीं देता है, तो वैसे ये मटेरियल जो थे इंसुलेटर की तरह वर्क करने लगे। अब बात ये उठी कि जब ये इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहे हैं तो हमारे मतलब कि एक इंसुलेटर में, मगर इसी मटेरियल को उठा के इन्होंने देखा एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उठा के इसको रूम पे देखा कि रूम टेम्परेचर पे मतलब कि 300 कैल्विन पे जब हम उसको मेजर किए एट रूम टेम्परेचर पे जब इसकी मेजॉरिटी देखी गई तो देखा गया इन्हीं में कुछ डिफ्लेक्शन आने लगा, इन्हीं एटम्स में, इन्हीं सारे मॉलिक्यूल्स में डिफ्लेक्शन कैसे होने लगा,
इनके इलेक्ट्रॉन्स जो थे जो कि टाइटली बाउंडेड हैं, अगर हम बात करें इनकी कि जिनके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और टाइटली बाउंडेड है, उसमें एनर्जी का असर नहीं है। मगर देखा गया कि जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर पे रखा गया, इनके इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, एमिट करने की कोशिश करने लगे, वो अपनी बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे तो तब हमें आए कि ये मटेरियल जो हमारे ये इन्वेंट आया, ये मेटल, ये चीज़ आई, तो ये दोनों तरीके से वर्क करने लगा। अगर हम इसको टेम्परेचर इसका डिक्रीज़ करते चले जाते हैं तो ये इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, और अगर हम टेम्परेचर का इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं तो इसकी कंडक्टिविटी हाई हो रही है और ये हाई कंडक्टिविटी मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है। तो अब क्या देखा गया, फिर हमने देखा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होने एमिट करने लगे, खुद को बॉन्डिंग से तोड़ने की कोशिश करने लगे। और ऐसा कब हुआ, जब टेम्परेचर इसमें देखा गया कि रूम टेम्परेचर पर अगर इस मटेरियल को हम रखते हैं तो ये क्या करता है, अपने ही इलेक्ट्रॉन, इसके अपने ही इलेक्ट्रॉन खुद को अपने ही बॉन्डिंग से तोड़ना चाह रहे थे। तो क्या चीज़ें हो रही थी, जब जिन एटम को एक एक एटम यहाँ पे देखिए अलग करके जब हमने देखा कि इनकी बॉन्डिंग अब पेयर्ड हो गई, ये पेयर्ड बॉन्डिंग है, ये 8 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में कंप्लीट होगा, ये अपने आप को बहुत टाइटली बाउंड किए हुए हैं। इस समय जब हमने इस पर 300 जब रूम टेम्परेचर पे लाया तो इन्हीं के ये आइटम खुद को क्या करने हैं, रिलीज़ करने की कोशिश करने लगे। जब ये खुद को रिलीज़ करने की कोशिश करने लगे तो रिलीज़ करेंगे कैसे, क्योंकि ये तो सारे ही आइटम, अगर इसकी बात करें, इसकी सारी तो पेयर्ड हैं, सब के सब आइटम जो है पेयर्ड हैं। तो किसी के पास तो ऐसे कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा आइटम नहीं है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो फ्री हो। ये सारे आइटम जो हैं अभी, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो सारे के सारे आइटम अभी क्या है, ये अपने पेयर से कंप्लीट है। तो कोई अलग ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो। मगर जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेक करते हैं, और स्ट्रेक टेम्परेचर पे जब करते हैं तो क्या करते हैं, ये खुद को इस पोजीशन से हटाते हैं तो कहाँ जाएंगे, फिर हटा के आप कहीं जाओगे तब। तो जब ये अपनी जगह को हटाते हैं अपनी पोजीशन से, तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं होल। ये होल खुद से नहीं क्रिएट होता है, ये होल क्रिएट होता है आपका, क्योंकि किसी भी आइटम का आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन बहुत जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन बहुत ही तेज बॉन्डिंग इनकी बहुत तेज होती है। इस बॉन्डिंग इन्हें दूंगा प्रोटॉन की वजह से, जो प्रोटॉन की वजह से कुछ इफेक्ट जो आता है, वो इफेक्ट देखा गया कि इसमें वो इफेक्ट क्या होता है, होल के रूप में क्रिएट होता है। तो इसीलिए होल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएशन भी लेता है। एक मिनट बता रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपका कोई भी एटम है उसके जो न्यूक्लियस में यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन्स होता है टाइटल मतलब प्रोटॉन की वजह से एक रिफ्लेक्शन जो देखा गया इन एटम्स में, वो देखा गया कि होल्स का क्रिएट होना। होल्स अपने मन से नहीं क्रिएट होते, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता वहाँ होल्स क्रिएट होते हैं। मगर वजह क्या होती है, पीछे की वजह होती है कि प्रोटॉन का रिफ्लेक्शन है। प्रोटॉन की वजह से ये यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, होल्स क्रिएट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ता है तो जब ये जगह खाली होती है, जब ये जगह खाली होती है तो यहाँ पे इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन आके जगह ये स्पेस ले लेता है। इस इलेक्ट्रॉन आके ये जगह पे स्पेस ले लेता है, इसलिए अब इस जगह ये जगह खाली हो। ऐसे ही पूरी संरचना में कई होल्स और कई इलेक्ट्रॉन खाली हो। जो इलेक्ट्रॉन्स खाली होगा वहाँ होल्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन एमिट करते जाएगा वहाँ पे होल्स क्रिएट करते जाएंगे। जैसे पीछे वाले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि इसके देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली शेयर्ड विद द नेबर्स। देखिए हर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर हम देखें तो हर सिलिकॉन अपने एक दूसरे सिलिकॉन से टाइटली बॉन्डेड हो ही रहा है। मगर अब जो ये निगेटिव, और यहाँ पे एक जगह देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक जो ये बना हुआ है, ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आएगा और फिर इस तरह के कई होल्स आपको होल्स और जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट्स होते जाएंगे वैसे वैसे होल क्रिएट होते जाएगा, और वो होल्स इलेक्ट्रॉन से ही फुलफिल होता जाएगा। ऐसे होल्स और ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे होल्स ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में कई जगह पे दिखेंगे। देखिए यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा और ये होल्स आप वहाँ पे क्रिएट होगा, ये इलेक्ट्रॉन हटेगा, वहाँ पे होल्स क्रिएट होगा और वहाँ पे फिर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये टेंजेंशियल
एनर्जी आपकी सेमीकंडक्टर में चलती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कोई इसमें एक्सटर्नल आपको कोई दूसरा एलिमेंट आके तो हुआ नहीं, ये खुद में ही अपने आप को मूव भी कर रहा है और खुद में ही अपने आप को इंसर्ट भी कर रहा है, मतलब खुद में खुद को निकाल भी रहा है, खुद को डाल भी रहा है अपना। तो ये क्रिएशन में एक नई जो चीज़ टॉपिक सामने आई हमारा, वो होल हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने होल्स क्रिएट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना और होल्स क्रिएट होना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इसे बोला जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक होल्स क्रिएट करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक होल, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो जो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे क्रिएट होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और वैसे ही होल्स क्रिएट होते हैं। तो ये पूरा फंक्शन मैं आपको इसलिए बताया कि इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्रिएशन आपके लिए क्या कैसे पता आपको चलेगा कि सेमीकंडक्टर में ये मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से ये मैकेनिज्म वर्क करती है। यहाँ पे एक जो चीज़ आपके सामने वो आती है, वो आपकी आती है यहाँ पे जो आपका फंक्शन है जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे ये चीज़ वर्क कर रहा था, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो है टोटली इनसे होते हैं, जिससे ही कंडक्टर जो आउटर मोस्ट में लाटा होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो खुद की पेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं तो इनकी पेयरिंग खुद में 8 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में हो जाती है, जिसकी वजह से ये टाइटली बॉन्डेड होती है। मगर ये जब तक टाइटली बॉन्डेड और इन्हें कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा है, एज अ 0 केल्विन पर रखा जा रहा है, तो ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। जैसे ही इन्हें रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं और खुद को उस बॉन्डिंग से हटाना चाहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो खुद को उस बॉन्डिंग से हटाते हैं, तो ये जब खुद को उस बॉन्डिंग से जैसे हटाएंगे तो हटाने के लिए हमें चाहिए जगह। जगह चाहिए, तो जगह हमारे पास तो कहीं है नहीं, तो सबके सब तो पेयर्ड है। तो जब सबके सब पेयर्ड है, हमारे पास जगह है नहीं, तो हम कैसे खुद को हटाएंगे। तो ये उस समय देखा गया कि जब ये पेयर्ड है तो कैसे ये काम करेंगे। तो एक चीज़ देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन हटे और उस जगह पे एक होल क्रिएट हो गया। जैसे इस जगह से ये इलेक्ट्रॉन गया तो इस जगह पे एक होल क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि होल क्रिएट हुआ। इससे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से एमिट होकर कहीं जाएगा, तो जिस भी बगल वाले नेबर पे जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट करेगा और दूसरा वाला ये आइटम आके यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, पुट हो जाएगा। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म आपका ये पूरा सेमीकंडक्टर में चलता रहेगा। एक यहाँ पे इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से एमिट हुआ है, इस जगह से सेमीकंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन हटा है। जब इसको हम टेम्परेचर पे रखे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से हटा तो उस जगह ये होल क्रिएट हुआ। तो इस तरह का फिनोमेना जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, होल्स क्रिएट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रही है, पूरा फिनोमेना सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में चलता रहता है। इस बेस पे ये काम करते हैं ये मटेरियल्स इसी बेस पे काम करते हैं। तो इनका जो ये मैकेनिज्म है जो आपको मैं बताना चाह रही थी, तो ये होल और इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म हुआ। अब एक चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर से, तो ये पैरामीटर जो यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल्स क्रिएट होगा, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर। और एक कोई चीज़ नहीं है, यही चीज़ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ पेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ पेयरिंग करेगा, यही चीज़ कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, इस सारी चीज़ों में एक चीज़ ये भी होती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो बहुत ही हाई है, होल्स की एनर्जी भी उतनी ही हाई होगी। होल्स की एनर्जी उतनी हाई नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एमिट किया जिस एनर्जी से, उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी और उसका मोशन करने का जो मोशनेबल जो एनर्जी उसकी होगी वो बहुत फास्ट होगी। मगर होल का जो क्या होगा, होल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन तक की तरह हाई उतनी नहीं होगी और होल जो क्रिएशन होगा उनका मोशन भी थोड़ा स्लो होगा। यहाँ पे उस ग्राफ को समझाया गया है कि कैसे होल्स का मोशन जो आपका कम होगा और कैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत हाई कैसे होगा। इस फिनोमेना को भी यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे चीज़ है कि आपको फिगर में एक चीज़ भी दिख रही होगी, अप एंड डाउन मोशन आपको दिख रहा होगा। इसका होल्स का दिख रहा होगा कि अप एंड डाउन हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का भी दिख रहा होगा अप एंड डाउन वेव्स में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे आप इस फिनोमेना को पहले समझिए। ये इलेक्ट्रॉन होगा और ये होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये हाई होने की वजह भी होती है
क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन खुद में एनर्जी भी हाई रखा है, और दूसरा उसको जो हम रूम टेम्परेचर दे रहे हैं वहाँ से भी हमको एनर्जी हाई मिली। होल्स क्रिएशन कब होता है? जब आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट करता है, तब होल क्रिएशन होता है एज अ फोटान खुद में ही कुछ एनर्जी लिया हुआ है, मगर जब वो होल क्रिएट होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वहाँ से, वहाँ पे मूव तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है, तो किसी भी जगह से कोई चीज़ हटाएंगे तो ईजिली हटाएंगे, किसी जगह पे किसी को रखेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। वही एनर्जी लॉस होल्स में हो जाती है, क्योंकि होल्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तक के बराबर उतनी नहीं पहुँच पाती है जितनी कि पहुँचनी चाहिए। तो इनका जो एनर्जी का मोलेशन होता है आपका, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा और होल्स का कम होता है, क्योंकि जो होल्स वहाँ पे क्रिएशन फिर इलेक्ट्रॉन को होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के निकलने पे होल्स क्रिएट होती है, और होल्स का क्रिएशन वहाँ पे एनर्जी के लॉस की वजह से भी होता है। तो एनर्जी का लॉस जब होल्स में ऑलरेडी हो रहा है, तो अब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर की एनर्जी है वहाँ से वो उतनी एनर्जी ड्रॉप नहीं करता जितना इलेक्ट्रॉन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर, तो इनके भी जो वेव वाइब्रेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और होल्स आपका उतनी तेज़ी से मूव नहीं करता है। दोनों में एक चीज़ और कम होती है कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने का जो तरीका होता है, चलने का स्मूथ डायरेक्शन होती है इनकी। यहाँ पे ये भी लिखा भी है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का बहुत फास्ट, इसीलिए कनेक्टिविटी उनकी बहुत हाई होती है, बहुत तेज़ी से ये एमिट करते हैं। अगर जैसे ही इनको टेम्परेचर मिलता है, ये बहुत तेज़ी से एमिट करना शुरू कर देते हैं, और तभी होल क्रिएट होता है। होल क्या होता है, एनर्जी लॉस क्रिएट हो गया, क्रिएट इनको भी तो टेम्परेचर मिल ही रहा है ना, इनके ऐसा तो है नहीं इनके पास टेम्परेचर नहीं जा रहा, टेम्परेचर इनके पास भी जा रहा है, मगर क्योंकि ये एनर्जी लॉस से क्रिएट हुआ है, तो वो एनर्जी को कहीं उस टेम्परेचर से वो एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो उतनी एनर्जी नहीं हो पाएगी जितनी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की हो जाती है। तो ये बहुत फास्ट फ्लो करते हैं, और जो आपके होल्स होते हैं वो स्लोली काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की क्योंकि बहुत फास्ट फ्लो होता है और यूनिट डायरेक्शन करते हैं, मैंने पहले बताया सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन यूनिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो यूनिट डायरेक्शन में करते हैं, इनकी एक ही डायरेक्शन में चलने की वजह से स्मूथनेस होता है। होल्स का क्रिएशन ऐसे वो अपनी एनर्जी खुद तो लॉस की है, क्रिएट फिर से हुआ है, तो अगर वो फिर से एनर्जी ले रहा है तो वो कुछ ना कुछ डैमेज करेगा अपने पाथ को, तो वो होता है डिफॉर्मेशन होती है, उनकी पाथिंग स्मूथ नहीं होती है। इसके बाद अगर हम इनका वेव क्रिएशन देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्मूथ होने की वजह से वेव फॉर्मेशन इनका थोड़ा स्लाइड जाता है, और अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो क्योंकि कोई जगह डैमेज नहीं होती इनके, इसलिए इनमें कई जगह रुक अप एंड डाउन की क्रिएशन होती है। अप एंड डाउन की क्रिएशन होने की वजह से ये स्केकी वेट फॉर्म करते हैं, और इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो एंटी बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे फिगर में बताया भी गया और यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि इमिग्रेशन कैसा हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि देखा है कि देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आपका इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनके वेव फॉर्म कैसे हो रहा है, और जो होल को देखिए काफ़ी एनर्जी देने पे स्लाइड ऊपर जा रही है। जब इनको हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं तब ये स्मूथली वर्क करेंगे, और इनको कम एनर्जी दे रहे हैं तब भी ये स्मूथ वर्क करेंगे। इनको ऑलरेडी खुद की एनर्जी भी है, और हम अलग से दे रहे हैं थोड़ा, इनको खुद की एनर्जी नहीं दी। ये फॉर्मेशन थे कब, जब इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे थे तब होल का फॉर्मेशन हुआ है, और तब जो एनर्जी उनको तब दी जा रही है उसकी वजह से उनका फॉर्मेशन को अगर हाई एनर्जी दे तब ये स्मूथ ग्राफ हो जाएंगे, जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, ठीक है। और इनको कम रूम टेम्परेचर पे भी ये हाई इफेक्ट करेंगे, इनको और एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये इनकी तरफ वर्क कर सकें। तो ये फॉर्मेशन आपका हो गया था होल का कॉन्सेप्ट था, और इलेक्ट्रॉन का होल और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग भी आपको बता दी गया है, पीछे पर बता दिया जा रहा है कि होल और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ पेयर करेगा तो उसे होल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कहते हैं। एक बार और अगर आपको समझाना है तो एक बार और मैं आपको समझा दे रही हूँ कि क्या चीज़ें आपके साथ हो रही है, सेमीकंडक्टर का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। सेमीकंडक्टर खुद आपके हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी में हम सिलिका का यूज़ करें, और सिलिका की जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सिलिका के खुद के आइटम खुद के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और एनर्जी खुद रखते हुए भी इतना यूजफुल नहीं होते हैं जितना ये हो सकते हैं। कब, जब इनके पास कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं रहती या एक्सटर्नल टेम्परेचर इनको नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो यही मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, और जब इसे रूम टेम्परेचर देती है तो यही मटेरियल एज अ कंडक्टर वर्क करने लगता है, हाईली कंडक्ट हो जाता है, और उसका मैकेनिज्म भी आपको बता दिया कि कैसे हाईली कंडक्ट होते हैं। हाईली कंडक्ट होने के लिए हम इनको क्या देते हैं, हीट देते हैं। हीट मतलब टेम्परेचर हम दे रहे हैं, टेम्परेचर हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट्स करके होल
क्रिएट्स कर रहे हैं और उन होल्स वो जो होल्स क्रिएट कर रहा है इसी तरह का होल्स और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हर बार मिलता है और यही होल्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बहुत हाई होती है होल की अपेक्षा। होल की एनर्जी इसलिए नहीं हाई होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एनर्जी भी खुद ज़्यादा और उसके बाद उससे मिला गया टेम्परेचर जो है बाद का वो और उसको कंडक्टिविटी और हाई कर देता है। और होल्स में क्योंकि वो कैसे बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के एमिट्स होने पे एनर्जी लॉस उससे हो रहा है उस जगह पे उससे बन रहा है और इनकी एनर्जी को एक्सटर्नल एनर्जी जहाँ से मिल रही है वो खाली है आपका टेम्परेचर। इनके बाद खुद की एनर्जी नहीं थी इसको जो बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी मिला उससे होल क्रिएट हुई तो इनके उनकी एनर्जी में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद वेव फॉर्मेशन जो आपको बताया गया है वो आपको वेव फॉर्मेशन आपको बात ये है कि इलेक्ट्रॉन स्मूथली यूनि डायरेक्शन होते हैं एक ही तरीके वर्क कर एक ही तरीके से फ्लो करेंगे इसलिए करंट बहुत हाई हमको मिल सकती है यहाँ से। और होल्स में है कि ये अपनी जगह पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर लेते हैं जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन उतना अच्छा हमको वेव फॉर्म में नहीं मिलता। मगर अगर हमको वेव फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी स्मूथ बनानी है तो हम क्या करेंगे इनको रूम टेम्परेचर से अधिक इनको टेम्परेचर देना पड़ेगा जिसकी वजह से होल का भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो सके। इसके बाद अब आगे की चीज़ हम पढ़ते हैं आगे हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर अब उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर अभी तक आपने ये जान लिया सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या है इनका मैकेनिज्म क्या है होल क्रिएशन कैसे हुआ और एनर्जी का लॉस कब हो रहा है उसमें और क्यों हो रहा है इतनी चीज़ें आप लोगों ने जान ली। अब आप यहाँ पे जानेंगे कि जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उनके अंदर क्या क्या है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या पाई जाती है। तो अभी मैंने आपको चीज़ बताया कि एक्सटर्नल टेम्परेचर उनको दिया जाता है तभी वो कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई करते हैं। अगर वो एक्सटर्नल टेम्परेचर उनको नहीं देते हैं तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। एक ही मटेरियल जो हमें इंसुलेटर का भी काम करा दे रहा है और कंडक्टर का भी काम करा दे रहा है कंडक्टर का भी काम करा दे रहा है ये फिनोमेना हो किसकी वजह से रहा है टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से। टेम्परेचर अगर हम जीरो केल्विन रख रहे हैं तो इंसुलेटर हो रहा है और अगर रूम टेम्परेचर उसी मटेरियल को लाकर रख देते हैं तो वो हाईली कंडक्टिविटी हो जाती है जिससे कंडक्टिविटी मेटल की कंडक्टिविटी से भी हाई है। तो ये चीज़ जो और इनके लिए अब मेटल कंडक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हमको वैक्यूम ट्यूब की ज़रूरत है मगर इनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हमको वैक्यूम ट्यूब की नहीं ज़रूरत है। हमें खुद होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं अगर इनके तो उतने कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ कर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो होंगे अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन और अधिक ज़्यादा फ्लो होंगे। वही चीज़ यहाँ पे आप लिखिए निगेटिव टेम्परेचर यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है इस यहाँ पे देखिए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये एक चीज़ लिखी हुई है कि क्या है बेसिकली यहाँ एक स्लाइड पे आप देखिए सेमी कंडक्टर हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस मीन्स that with the rise in temperature of semiconductor resistance decreases and vice versa। एक चीज़ और आपको चलिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर कर देते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है। दोनों चीज़ को अगर हम दोनों चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखें तो आप सबको पता ही होगा कि एक सेकेंड जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट आप चीज़ को लिखो थोड़ा सा एक सेकेंड आपको ये पता होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है क्या चीज़। सही से लिखना नहीं पड़ रहा है एक सेकेंड। तो अब यहाँ पे आप जो को एक चीज़ ये पता होगी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है क्या चीज़। तो यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी कुछ ऐसा सिंबल बनता है L/A ये पूरा होगा ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है। अगर हम इसको हटा दे रहे हैं ठीक है इस चीज़ को आप हटा दीजिए तो बेसिकली आप देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ये होता है।
अब इसको समझने का तरीका क्या है? समझने का तरीका आपको ये बता देता है कि रेजिस्टेंस आपका क्या वर्क करता है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो क्या वर्क करता है? अगर आप सिंपल पूछेंगे तो आप लोग को ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। अगर आप और क्लियर इसको करेंगे तो रेजिस्टेंस करंट को क्यों रोकता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्यों रोकता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस करंट को क्यों रोकता है, ये हमें पता है रोकता है, पर ये भी डिफिनेशन उतनी क्लियर नहीं है कि रेजिस्टेंस करंट को रोकता नहीं। रेजिस्टेंस ओनली कंट्रोल द करंट, वो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, ना कि उसको रोक देता है। अब आगे एक चीज़ आपको और क्लियर कर दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे बताने का क्या क्या सेंस है। बताने का बस इतना सेंस है आपका यहाँ पे कि जो किसी भी वायर को आप ले लीजिए, कोई भी वायर है, ठीक है, एक सिंपल वायर ये हमने लिया और एक हमने ये वायर ले लिया, ठीक है, इसी को आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक सिंपल वायर है। इस सिंपल वायर को जब हमने इसमें क्या किया, एनर्जी दी, या करिए हम इसमें एनर्जी देने के लिए हमने यूज़ कर लिया इसमें वोल्टेज, ठीक है। एक हमने बैटरी लगा दी और इस वायर को हमने एनर्जी दे दी। बैटरी लगा के हमने जब इस वायर को एनर्जी दे दी, जैसे हम यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई, एक बैटरी हमने लगाई और एक सिंपल वायर है, हमने इसको दे दिया है एनर्जी। हमारे प्लस, आप जानते हैं हायर टू लोअर करंट फ्लो करती है, ठीक है। हमने दे दिया है इसको बैटरी लगा के वोल्टेज, और ये हमारी करंट फ्लो कर रही है इस वायर में। इस वायर में हमको मैक्सिमम करंट मिल सकती है, मैक्सिमम ओवरऑल जितना वोल्टेज है हम उतनी करंट भी ले सकते हैं। मैक्सिमम करंट मिलेगी हमको इस वायर में, मैक्सिमम करंट हमको इस वायर में मिलेगी। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों हमको इसमें मैक्सिमम करंट मिल रही है, और हम यहीं पर हम रेजिस्टेंस ये खत्म होने कि ऐसा वायर हम लेते हैं जिसको हम जिग जैग मोशन बनाते हुए यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमको कम करंट मिलती है। ऐसे क्यों, देखिए यहाँ पे इस वायर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एकदम सीधा होता चला जा रहा है। मतलब आप कहने का तरीका कि अगर आप अपने घर से कॉलेज आना चाह रहे हैं, तो आपने घर से निकले, आपने एक रूट पकड़ा और वो एकदम सीधा रूट है, उसमें कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई पत्थर, ना कोई कुछ, एकदम सीधा रूट है और एकदम सीधे आप तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और आपको दिक्कत, और आपकी जितनी एनर्जी होगी आप उतनी एनर्जी को पूरा यूज़ करते हुए आएंगे। अब उसी रोड पे, अगर उसी रोड पे हम क्या करें, बीच पे कई गड्ढे कर दें, कई ईंटें पत्थर रख दें, ऐसा उसको क्रिएट कर दें कि उसके अंदर बहुत सी दिक्कतें क्रिएट हो जाएँ, तो आप हर जगह अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाएंगे, तो हर जगह आप अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चलने का रास्ता अभी तक एकदम सीधा था, और अब जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसमें फ्लो क्या हो रहा है, वो अपने ही इलेक्ट्रॉन से बार बार लड़ रहा है और अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ये लॉस कर रहा है, तो ये चीज़ जो आपकी दिलाएगी, जो लॉस जो ये कर रहा है एनर्जी को, उसी की वजह से क्या होता है, एनर्जी को लॉस जो यहाँ पे करता है, तो यही इसका क्या कहलाता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रेजिस्टेंस जो आपका कहलाता है, इसी वजह कहलाता है कि यहाँ पे आपको हाई करंट और यहाँ पे लो करंट मिलेगी, क्योंकि इनके चलने का पाथ ही नहीं सही है और इनका एनर्जी लॉस इनके बीच हो रहा है। तो अब इसी बात की, अब इस जो ये वायर है, अब इसको जो हम करंट दे दिए, तो अब इसका होगा कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी है, इसकी कितनी कैपेबिलिटी कि करंट को कितना फ्लो करा सके, वही चीज़ आपकी कहला जाती है रजिस्टिविटी। ठीक है, सिंपल वर्डों में अगर बात करें तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या पर्टिकुलर वायर की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना स्ट्रेंथ से उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तेज कर सकता है या घटा सकता है, वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाई जाती है। सिंपल वही चीज़ यहाँ पे लिखा है वर्ड्स में, यहाँ पे वही चीज़ आपके सामने लिखी हुई है वर्ड्स में, यहाँ पे क्या have negative temperature coefficient of resistance. This means that the rise the temperature of a semiconductor, its resistance decreases. इस रेजिस्टेंस डिक्रीज में टेम्परेचर आप राइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एमिट्स होंगे और खुद भी बहुत ज़्यादा लड़ेगी, एनर्जी लॉस होगी।
ठीक है। एनर्जी लॉस होगी तो आपकी रेजिस्टिविटी, एनर्जी अगर आपकी लॉस हो रही है तो रेजिस्टेंस, और डायरेक्ट पॉइंट जो रेजिस्टिविटी होता है तो क्या होगा आपका, तो आपको क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी कम होगी, रेजिस्टिविटी भी कम होगी। अगर हम इंक्रीज़ करेंगे करंट को तो रेजिस्टिविटी भी हमारी हाई होगी। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे एक वर्ड आते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एट वेरी लो टेम्परेचर। अभी मैंने आपको पीछे बताई हुई थी कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो वही मटेरियल आपका इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, और अगर हम टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे करते 300 केल्विन करते या उससे हाई कर देते हैं तो वही मटेरियल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बहुत हाई कर देता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट्स होने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट्स होने लगते हैं तो कंडक्टिविटी हाई होने लगती है और ये गुड कंडक्टर की तरह, गुड हाईली कंडक्टर की तरह यूज़ होने लगता है एज सेमी कंडक्टर। डॉपिंग एक चीज़ आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपकी एक चीज़ और आएगी कि डॉपिंग क्या चीज़ होती है। डॉपिंग होता है किसी इम्प्योरिटी का किसी में ऐड कराना। सेमीकंडक्टर का आप प्योरली एलिमेंट की बात करें तो आपके दो हो गए, एक हो गया सिलिकॉन और जेलेनियम, बोरान भी होते कई हैं। तो अगर हम उसी के साथ हम इन इम्प्योरिटी बोरान या फास्फोरस को आगे ऐड कर देते तो उसके ऐड होने की वजह से भी तो कुछ रिफ्लेक्शन आएगा उसमें, वो चीज़ आपकी डॉपिंग कहलाती है। डॉपिंग और सेमीकंडक्टर को डिटेल्स में आप इसके अपने चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। आगे आप एक चैप्टर आएगा खुद सेमीकंडक्टर, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि एनर्जी बैंड्स होते हैं, फॉर्मिंग गैप क्या होता है, बैलेंस सेल्स क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड्स क्या होते हैं, बैलेंस बैंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी इसमें। अच्छा, इसके बाद डॉपिंग की बात आपको बताई जा रही है कि डॉपिंग क्या चीज़ है। डॉपिंग एक इम्प्योरिटी को किसी प्योर एलिमेंट के साथ ऐड करना। उस इम्प्योरिटी को उस प्योर एलिमेंट के साथ जब हम ऐड करते हैं तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या क्या आते हैं, वो चीज़ आपकी डॉपिंग के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कहना सुटेबल इम्प्योरिटीज लाइक जेलेनियम आर्सेनिक, जैसे जेलेनियम के साथ हम आर्सेनिक को ऐड कर रहे हैं तो उसकी तो ऐड करने की वजह से उनमें क्या क्षति होगी, क्या अच्छाइयाँ आएंगी और क्या उसमें गड़बड़ी होगी, वो सारा चीज़ डॉपिंग के अंदर आता है। डॉपिंग को चेंज कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, जैसे अभी आपने सिलिकॉन की बात किया कि गुड बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्ट कर रहा था, बहुत अच्छा कंडक्टर की तरह काम कर रहा था। अगर उसमें आप आर्सेनिक मिलाते हैं, अभी हाईली कंडक्टिविटी मटेरियल की तरह काम कर रहा था, अब हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी उसको देते हैं तो आर्सेनिक की वजह से हो सकता है कि वो जो कंडक्टिविटी होल्ड करा उससे भी अच्छी बनी, ये हो सकता है कि जो कंडक्टिविटी उसने होल्ड किया उससे डिक्रीज हो जाए। तो ये इम्प्योरिटीज़ होती है जो डंपिंग की तहत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको चीज़ को आपको बताई जा रही है रेजिस्टिविटी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी द सेमी कंडक्टर इज मोर देन द कंडक्टर लेस देन द इंसुलेटर। कुछ नहीं है, ये सीधे कहने का तात्पर्य आपका है कि आपका अगर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर देखो जो भी कोई मटेरियल है बेसिकली वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। वो एनर्जी उसे इस एनर्जी को आप कई फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वोल्टेज को वोल्टेज देंगे, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की एनर्जी और प्लस एक्सटर्नल एनर्जी जो आप उन्हें बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जी, तो अब रेजिस्टिविटी को मैंने आपको यहाँ बताया कि एक रेजिस्टेंस जो है क्या करता है, जिसमें आप करंट को फ्लो को आप कहते हैं रोकता है, करंट फ्लो को रोकता है बस कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के लिए इनकी कंट्रोल करने का तरीका क्या, उनकी मैकेनिज्म ये है कि इलेक्ट्रॉन खुद से कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने की वजह से एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस होने की वजह से रेजिस्टेंस ये कहा जाता है कि जो रेजिस्टर आप लगाए हैं वो कंट्रोल करता है करंट को, बल्कि ऐसा है नहीं, एनर्जी लॉस होती है उसकी वजह से इस तरह ये चीज़ें होती हैं। वही जो लॉस आपको बताया जा रहा है वही आपको क्या है कि रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर हाई करने पर रेजिस्टिविटी हाई और टेम्परेचर लो करने पर रेजिस्टिविटी लो। और यही चीज़ इंसुलेटर में टेम्परेचर हाई करने पे भी इंसुलेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब हम सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, इंसुलेटर से ज़्यादा रेजिस्टिविटी रखेगा और कंडक्टर से कम। ठीक है, मोबिलिटी आपको एक चीज़ और बताया, मोबिलिटी जस्ट लाइक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने पिछले बार में पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। फिर एक बार आपको हम बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मतलब क्या है आपका। सबसे पहली बात ये होती है कि ये आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला चीज़ ये आपको होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी मेटल हो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो या कुछ भी हो उस पर एक चार्ज पार्टिकल होता है, ये चार्ज हो गया, ठीक है। हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसमें, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव क्या यहाँ पे हमने जब इलेक्ट्रॉन है तो इसके अगल बगल हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी। एक बार फिगर को थोड़ा सा क्लियर करते हुए समझाते हैं क्या चीज़ है। देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है कोई भी एटम है, अगर कोई भी एटम हम चार्ज कर रहे हो तो किसी भी एटम पे चार्ज होता है, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने एक एटम लिया, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये किसी भी मीडियम में रखा हुआ है, किसी भी मीडियम का एटम है, किसी भी मीडियम पे रखा हुआ है, ठीक है। इस मीडियम पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी। इसमें ना बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इसमें बहुत सी इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पे निकलेंगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो होंगी आपकी आउटर की तरफ जाएंगी, आउटर की तरफ जाएंगी सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स, सारी लाइन आउटर की तरफ जाएगी, सारी ये लाइन आउटर की तरफ जाएंगी इस चार्ज पे, इस चार्ज पार्टिकल पे, जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। ये इसी पार्टिकल इसी अंदर में हमने कहीं पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे हमने दूसरा चार्ज रख लिया, जिसको हमने माइनस क्यू चार्ज दिया है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे बड़ी टेंडेंसी कि अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा ये। दूसरी बात, इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा। तीसरी बात ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज एटम्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जनरेट करेगा, वो अंदर की तरफ जनरेट करेगा, वो एटम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर की तरफ जनरेट करेगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लगे, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लगे। अच्छा, अब इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। सीधी सी सिंपल बात आपके सामने ये आ गई कि जो इस पर फोर्स लगी ना, एफ, ठीक है, वो उसको उस चार्ज को मोशन में लाने के लिए लग रहा है, ठीक है, वो उस चार्ज को किसमें लाने के लिए लग रहा है, मोशन में लाने के लिए लग रहा है, कि मोशन में लाने के लिए उस चार्ज को लग रहा है। तो यहाँ पे एक जो हमको वो लगेगा, फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा एफ। वो फोर्स आपके सामने कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ। साथ ही में जो फोर्स आपका एफ होगा वो क्यू चार्ज पे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका एक चार्ज हो गया क्यू, इसका एक स्मॉल सा था स्मॉल क्यू, वाई जो आपका डिस्टेंस जो आपने कवर किया था वो हो गया आर, सॉरी आर तो ठीक है बना, वो हो गया आर, और हो गया स्क्वायर, आर स्क्वायर वो डिस्टेंस हो गई। अच्छा, इसकी वजह से इस फोर्स की वजह से इस क्यू चार्ज जो आपका लगा हुआ है वो थोड़ा कपड़े यूज़ करते हुए ये चीज़ हुई है, तो इसकी वजह से ये हमको पता यहाँ पे चला कि अब यहाँ पे हमें एक जो कांस्टेंट मिला, एक जो कांस्टेंट मिलेगा ये के यही डिफाइन करेगा आपका कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे वर्क करेगी। तो ये जो पर्टिकुलर हमको जो कांस्टेंट मिला हुआ है इस फील्ड में, इसे ही डिफाइन, मतलब कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, मैंने कहने का बस इतना मतलब था, इसे बताने का बस इतना मतलब था कि किसी 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 पॉइंट चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जब रहती है, किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाई जाती है तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, वो एक्सटर्नल फोर्स की उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस एक्सटर्नल फोर्स की कि उस चार्ज की इंटेंसिटी कितनी होती है कि वो उस चीज़ को होल्ड कर सके, उस फोर्स को होल्ड कर सके। तो यही इंटेंसिटी हमारा जो होती है वो आपको सेमी कंडक्टर्स में मिलती है। सेमी कंडक्टर्स में ये चीज़ क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो एक बाउंडेड एरिया में ही वर्क कर पाती है। जैसे सेमी कंडक्टर्स में हमारा क्या होता है, इसमें हमको 10⁻³ 10⁻³ जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वो हमको मिलेगी सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो आपको मिलेगी सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में, वो आपको बता दे रही हूँ, वो लाई करती है 10⁻³ से अप टू करती है 10⁻⁴ तक, इनके बीच लाई करती है, इनके बीच ही ये लाई करती है। मतलब कहने का किसी कहने का मतलब ये, किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लग रही है तो वो उस पर्टिकुलर चार्ज से इलेक्ट्रॉन को कितनी दूरी तक ले जा रही है उसकी वो इंटेंसिटी कहलाती है। पर्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से वो चार्ज कितनी दूरी तक जाएगा वो उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वो भी सेमी कंडक्टर में 10⁻³ और 10⁻⁴ के अप्रॉक्स या बीच में होती है। अच्छा,
और इस चीज़ को जो इंटेंसिटी है वही चीज़ आपका मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की टेंडेंसी कितनी तेज है, उसी चीज़ को हम बोल देते हैं एज अ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, और यहाँ पे जो वो भी लिखा हुआ है वही वेलोसिटी है, ड्यू टू वेलोसिटी मान लीजिए, या आप वहाँ पे एज अ फोर्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये चीज़ मिलेगी वो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक। तो यहाँ पे जो म्यू मिलेगा वही आपकी क्या कहती है, मोबिलिटी। मतलब कि मोबिलिटी बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की वो इलेक्ट्रॉन की अपनी इंटेंसिटी कितनी होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और वही चीज़ आपकी एज ए मोबिलिटी कहला दी जाती है, एज अ मोबिलिटी, एज अ मोबिलिटी वो अगर मोबिलिटी कह दी जाती है उसी जगह को हम बोल देते हैं कि उसको हम उसी चीज़ को हम बोलते हैं मोबिलिटी। बेसिकली क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन उस जगह से कितनी दूरी तक चला जाएगा वो उसकी कहलाएगी इंटेंसिटी। और उसी को हम बेसिकली अगर हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं तो उसी चीज़ को हम मोबिलिटी के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है उसकी फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और यहाँ पे टिप वेलोसिटी भी यूज़ कर लिया गया है, वो वेलोसिटी दीजिए या तो आप फोर्स दीजिए। तो यहाँ पे यूनिट आपकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर और अपॉन वोल्ट माइनस वोल्ट ऑन सेकेंड, वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट सेकेंड, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और वोल्ट सेकेंड, वोल्ट पर सेकेंड है वोल्ट सेकेंड। तो ये आपकी होगी मोबिलिटी की ये यूनिट। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि सेमी कंडक्टर वर्क कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है सेमी कंडक्टर की, क्योंकि अगर ये दोनों सेमी कंडक्टर के मैकेनिज्म क्या है, सेमी कंडक्टर होते क्या है, मैकेनिज्म क्या है, एनर्जी लॉस कैसे करते हैं, वेव फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है सेमी कंडक्टर की, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होते हैं वो बता दिया गया क्यों होते हैं, टेम्परेचर हाइट में होते हैं, डॉपिंग क्या होती है ये भी आपको बता दिया गया कि डॉपिंग क्या होती है, ना रेजिस्टिविटी भी आपको बता दिया गया क्या होती है, और मोबिलिटी में भी आपको बता दिया गया क्या होती है किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, या किसी भी मटेरियल की मोबिलिटी क्या हो। इसके बाद आप इस चैप्टर में जितनी चीज़ें थी आपकी स्टार्टिंग में, मटेरियल्स क्या है, टाइप ऑफ मटेरियल्स के अंदर आपने सारी मटेरियल्स पढ़ ली थी, मेटल्स पे हमने पढ़ लिया पॉलीमर्स, सेरेमिक्स एंड सेमीकंडक्टर के बारे में जितनी डिटेल्स अभी तक थी सारी दे दी गई। अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी। अभी आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेमी कंडक्टर की थी, सेमी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज थी बैक वाले में। अब आप पढ़ेंगे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो मटेरियल्स कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो सेमी कंडक्टर हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे पॉलीमर्स हो, चाहे वो सिरेमिक्स हो, कोई भी मटेरियल हो, आप ये सारे उनमें ये सारी प्रॉपर्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाएगी। कलर नहीं आ रहा है, कलर का थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेन के कलर को, कलर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो सिरेमिक्स हो, चाहे वो पॉलीमर्स हो, कोई भी हो, सबके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तीसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और साथ ही ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टियाँ पाई जाती हैं किसी भी मटेरियल्स के अंदर। अच्छा, अब आपको एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं कि और सब चीज़ें आगे हैं क्या। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको बताते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको सीधे नाम पता ही चला होगा कि कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के साथ मिलकर जो बॉन्डिंग करता है या कुछ भी चीज़ें करता है उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन उसका कैसे होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली आपको बस 3 चीज़ें जाननी है, उसमें से आपको ज़्यादा कुछ जानने की इतनी ज़रूरत है नहीं, वो जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी देखिए। यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एटॉमिक बॉन्डिंग ये आपको बता देगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपके अंदर है वो है आपका कोरिजन रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आपको मेनली पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स के अंदर। कोरिजन एंड रेजिस्टेंस जो आपका होगा यही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी मेटल्स को। अब सबसे पहले आपको मैं ये केमिकल कंपोजिशन, एटॉमिक बॉन्डिंग और एसिडिक एंड
एल्काइन। ये तो मैं आपको बाद में बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको कोरिजन रेजिस्टेंस बता देती हूँ। कोरिजन रेजिस्टेंस होता क्या है? बहुत से लोगों को पता होगा कि कोरिजन क्या होता है। कोरिजन की अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों को पता होगा कोरिजन क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्लाइड आगे जा रही है मैं बाद में बताऊँ, पहले मैं आपको कोरिजन बताती हूँ कि क्या होता है। हाँ, एक सेकंड जस्ट, बस यहाँ पे देखिए। कोरिजन कोरिजन बेसिकली क्या चीज़ है? नाम से आप सबको पता होगा। ये क्या कहलाता है? डस्ट कहलाता है। मतलब कहने का होता है कि जैसे जंक आपने सुना होगा कि जंक जंक लग जाती है। जैसे आप कोई भी आलू आयरन की कोई प्लेट देखिए, ठीक है? और आयरन की प्लेट को आप देखिए, अगर हम किसी भी लोहे का कोई सामान है, अगर हम उसको बारिश में रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, तो उस पर जंक लग जाता है। उसकी जो सरफेस होता है उसका वो ब्राउनिश कलर में हो जाता है। ऐसे ही अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी अगर बात करें तो कॉपर में भी कुछ ऐसा ही चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है? कॉपर में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेयर की वजह, और कॉपर में भी रस्ट होता है, और कॉपर अपने सरफेस को ग्रीन कर देता है ऊपर के। तो ये जो ग्रीन हो रहा है, रेडिश हो रहा है, या ब्राउन कलर हो जा रहा है, एल्यूमिनियम अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर पे भी आप देखेंगे कि आप चांदी को खिलाते हैं तो काफ़ी अच्छी होती है, एकदम शाइन करती होती है। मगर आप उसे आप थोड़ा सा ऑक्सीजन में रखें, एयर बाउंडेड जगह पे ना रखें। आप उसे एयर बाउंडेड जगह पे रखें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं, मगर थोड़ा सा एयर को अगर एटमॉस्फेयर के टच में उसको रखते हैं तो वो ब्लैकिश कलर ले लेता है। हाँ, तो ये जो जैसे आयरन है उसका कलर ब्राउन हो जाना, या आपका सिल्वर है उसका कलर जो आपका है ब्लैक हो जाना, कॉपर है उसका कलर आपका ग्रीन हो जाना, ये चीज़ें जो होती हैं आपकी जो ब्लैक हो रही है, ग्रीन हो रही है, रेडिश हो रही है, ये सब चीज़ें क्या है? ये आपका कोरिजन है। ये क्या करता है? कोरिजन की वजह से मेटल अपनी स्टेबिलिटी को खोता है। खोता है कहने का मतलब जो मटेरियल आपका ज़्यादा टाइम तक चलेगा वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा कम ही समय में। तो ये कोरिजन के अंदर कोरिजन का एक मतलब कोरिजन की वजह से मेटल का एक मतलब कहने का मेटल का खराब हो जाता है उसकी वजह से। तो ठीक कोरिजन होता है। कोरिजन अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, कोरिजन्स occurs when the metal are contact with the gases या environment। बस इसका यही मतलब कहना चाहता हूँ कि कोई भी मेटल चाहे वो कॉपर हो, जैसे कि आप अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो कॉपर हम यूज़ करते हैं। कॉपर आप जैसे आप तारों को देखते हैं, तारों के ऊपर आपकी कोडिंग होती है, बहुत सी कोडिंग होती है। एक सिंपल वायर लेके आप नहीं उसको इस्तेमाल करते, आप उसके ऊपर देखिए प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। तो वो कोटिंग कोटिंग कई कई वजहों से है, तो एक वजह उसमें से ये भी आ जाती है कोरोजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अगर टच में आएगा कॉपर तो वो क्या करेगा? अपनी जो कंडक्टिविटी है, अपनी जो कैपेबिलिटी उससे हार्श हो जाएगा। अच्छा, इफ़ेक्ट कहने का मतलब कैसे कैसे इफ़ेक्ट करेगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको फिनोमेना समझा देती हूँ। जैसे मैंने आयरन मेटल को लिया और उस पर मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि कोरिजन की वजह से क्या होगा। एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है रस्ट आयरन, मतलब कि ऐसा आयरन जिसकी सतह पर ब्राउनिश हो चुका है या वो ख़राब हो रहा है, उसकी सतह रेडिश हो चुकी है। तो उस समय जो जो केमिकल रिएक्शन उनके बीच होगा वो कैसा होगा? केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक तो फॉर्मूला आपको बना है FeO3 X H2O ब्राउन, ये बन के आता है। ऐसा क्यों होता है? वो मेटल, देखिए आयरन को हमने एक बार ले लिया, ठीक है? ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि आपको केमिकल रिएक्शन नहीं बताना है उसमें। आपको बस ये जानना है कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे एक आयरन का एक बार ले लिया, आयरन का बार हमने लिया, उस आयरन के बार पे हमने क्या किया? उस आयरन के बार को लेके जाते हैं और उसको हमने बाहर रख दिया, और इस पे बारिश हुई और यहाँ पे हमने इस पे पानी डाल दिया। हमने इन पे पानी डाल दिया, ऐसे पानी पड़ा, उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट में हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन भी होगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। दोनों चीज़ें हमको इन्वायरमेंट से मिलेंगी, और भी गैसेज मिलेंगी, ऐसा नहीं कि यही दो मिलती है, और भी गैसेज मिलती हैं, मगर मोस्टली हम इन्हीं का ही यूज़ करते हैं। इन्हीं का ही हम एटमॉस्फेयर में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही है, और भी गैसेज हैं मगर उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में ये है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। जो आयरन का बार है आपका, आयरन का ये जो बार है आपका, इस पे हम जब वाटर डालें तो इसकी वजह से कुछ
रिएक्शन हुआ होगा, ऑक्सीजन के कंटेंट में आने पे कुछ रिएक्शन हुआ होगा और कॉपर के कंटेंट में आने पे कुछ रिएक्शन हुआ। तो ये जो एटमॉस्फेयर के टच में आते हैं तो अपनी केमिकल रिएक्शन को चेंज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वजह से ये बार्स में रस्ट आती है, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताया जाता है। और यहाँ पे बस मैंने इतना आपको बताने की कोशिश की है कि इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते जाते हैं, मॉइस्चर को जब भी ऑब्जर्व करते चले जाएंगे तो इनके पानी में मॉइस्चर होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कुछ तो करेगा और रिएक्शन कुछ के कुछ होगा। तो जो आयरन जो होगा ये उस सारी जो का मॉइस्चर होगा उसको ऑब्जर्व करता जाएगा। ऑब्जर्व करने के बाद जो रिएक्ट करते हैं वो इस तरह का कुछ रिएक्शन बनाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी बाहरी सतह पे क्षति होती है और ये रेडिश कलर ऑब्जर्व करने लगती है। तो ये होता है एटमॉस्फेयर के कनेक्ट में आने की वजह से इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसा ही रिएक्शन कॉपर के साथ भी होगा, ऐसा ही रिएक्शन अगर हम सिल्वर को एटमॉस्फेयर में रहते हैं उनके साथ भी होता है। और वहाँ पे हमको एक जो रिएक्शन होने के बाद जो हमारे सामने जो चीज़ दिखती है वो हमको दिखती है। अगर हम सिल्वर को ऐड करें तो वो हमको ब्लैकिश दिखता है। अगर हम फिर रेगुलर कॉन्टैक्ट में सिल्वर अगर एटमॉस्फेयर के है तो रेगुलर के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होने लगता है। वो केमिकल रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट टर्म में बता दूंगी अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा आपके। तो वो रिएक्शन की वजह से क्षति कुछ होती है और उसकी वजह से हमको जो चीज़ें मिलती हैं वो हमको सिल्वर की ब्लैक कलर हो जाता है सिल्वर का, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या कि अगर सिल्वर से हम कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी सर्किट में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी, उसकी जो एबिलिटी होगी, आपकी एबिलिटी जो उसकी होगी वो कम हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप कॉपर तार का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल आप देखिए हर चीज़ों में किया जाता है, वायर में हो गया, नए बड़े बड़े प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। तो अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर के टच में आने से। तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ये जो हानि होती है उसको हम यहाँ पे मटेरियल्स के अंदर केमिकल उस बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं कि उनके अंदर क्या हानि होती है। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। आज फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद कल हम उस चीज़ को मतलब कि जो चीज़ें आपके केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर आपको समझ में आएगी तो मैं उससे समझाऊंगी या फिर मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगी उस चीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं और क्लियर करने की आप तक कोशिश करूँगी कि कोरिजन क्या है। कोरिजन ही मेन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ उतना इम्पोर्टेंट इसमें आपके लिए नहीं होगा। इस सब्जेक्ट के अंदर आपका एक कोरिजन ही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको सबके अंदर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। इसके बाद हमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा जो क्लियरनेस नहीं आ पाई उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट में। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।